नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद। वियना के प्रोफेसर सिगमंड फ्राइड ने मनोरोगियों का उपचार करने के लिए मनोविज्ञान का एक गतिशील सिद्धांत विकसित किया, जिसे मनोविश्लेषण के नाम से जाना जाता है। मनोरोगियों के उपचार के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि सम्मोहन की अवस्था में बहुत से पुराने अनुभव जीवित हो उठते हैं। इन अनुभवों का संबंध काम वृत्ति और उसके दमन से है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों को विद्वानों ने फ्राइड के दशक कहा है, क्योंकि 1920 तक संपूर्ण यूरोप में उनके सिद्धांत का प्रचलन हो चुका था। विद्वानों का यह भी मानना है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत अचानक नहीं आ उपस्थित हुआ। इसकी पृष्ठभूमि स्वच्छंदतावादी दौर में ही तैयार हो गई थी। बहुत ही प्राचीन समय से पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अभिजात्यवादी और नव्य अभिजात्यवादी परंपरा से संबंधित अनुकरण संबंधी अवधारणा 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में ही बदलने लगी थी, और वहीं पर आलोचना की जो विधियां प्रचलित हुई थी उसमें रचनाकार के जीवन के संदर्भ में रचना की व्याख्या की जाने लगी थी। रचनाकार की जीवनी लिखने और उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए भी उनकी रचनाओं का उपयोग प्रामाणिक स्रोत के रूप में किया जाने लगा था। इतना ही नहीं, रचनाकार की आत्मपरकता और उसकी विशिष्ट चेतना की अनुभूति को समझने के लिए भी उसकी रचनाओं का अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। तो निश्चित रूप से मनोविश्लेषणवादी आलोचना की पृष्ठभूमि को स्वच्छंदतावादी दौर से जोड़कर देखा जा सकता है। फ्राइड ने जिस लिबिडो की बात की है उसका संबंध वो काम वृत्ति और उसकी आंतरिक प्रेरणाओं से जोड़कर देखते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने यूनानी लेखक सोफोक्लेज के दुखांतक नाटक इडिपस द किंग से इडिपस ग्रंथि शब्द लिया है। इडिपस द किंग का नायक अनजाने में अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी माता से शादी कर लेता है। जिस प्रकार पुत्र के संदर्भ में उन्होंने इडिपस ग्रंथि शब्द का प्रयोग किया, उसी प्रकार पुत्री के संदर्भ में इलेक्ट्रा ग्रंथि शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यह कहा कि यह कामेच्छा चेतन मानस से अवचेतन और अवचेतन से अचेतन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उन्होंने ईड शब्द का प्रयोग किया है, जिसका संबंध कभी न संतुष्ट होने वाली कामेच्छा से है, और दूसरी तरफ आदर्श अहम का प्रयोग किया है, जिसका संबंध सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के आत्मसातीकरण से है। तो अहम को भी उन्होंने स्वीकार किया है, जो ईड और आदर्श अहम के बीच मध्यस्थता और सामंजस्य उत्पन्न करता है। फ्राइड का मानना है कि साहित्य और कला में भी स्वप्न और विक्षिप्तता के समान ही अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, और कुछ इस तरह से होती है कि चेतन मानस को इसका पता न चले। इसके संदर्भ में उन्होंने संघनन, विस्थापन और प्रतीकात्मकता की अवधारणा का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि साहित्य में यह जो कामेच्छा है वह इकट्ठी होकर अभिव्यक्त होती है। इसके साथ साथ जिसके प्रति कामेच्छा होती है उसके स्थान पर किसी और को उपस्थित कर दिया जाता है, और इन इच्छाओं को किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। परंतु फ्राइड के शिष्य उनके इस सिद्धांत से असहमत होते हुए कहते हैं कि फ्राइड ने कामेच्छा को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया, और उन्होंने मनुष्य की मूल वृत्ति अहम स्थापन अर्थात सेल्फ एसर्शन को बताया। उनका कहना है कि मनुष्य अपने अहम की स्थापना करना चाहता है, लेकिन यथार्थ परिस्थितियों के कारण विरोध होता है, और यहीं से हृदय में ग्रंथि उत्पन्न होती है, जिसके लिए उन्होंने इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। एडलर का कहना है कि मनोरोगों का कारण सिर्फ काम वृत्ति नहीं, अपितु अहम की मांग भी हो सकती है। एडलर के सिद्धांत का महत्व मनोविज्ञान में तो है, परंतु साहित्य में उसका उतना स्थान नहीं बन पाया, जबकि उन्हीं के दूसरे शिष्य कार्ल युंग का सिद्धांत साहित्य में अधिक स्वीकृत हुआ। कार्ल युंग का कहना है कि
अवचेतन का महत्व है, परंतु वैयक्तिक अवचेतन का नहीं, अपितु सामूहिक या प्रजातीय अवचेतन का महत्व है। उन्होंने इसे मिथक से जोड़ते हुए बताया है कि किसी भी समूह की जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जो अवचेतन में स्मृतियां होती हैं, वे स्मृतियां ही वास्तव में इस साहित्य की धरोहर हैं। इस रूप में फ्राइड के बाद यूंग के सिद्धांत को साहित्य में अधिक स्थान मिला, जबकि एडलर के सिद्धांत को मनोविज्ञान में अधिक स्थान मिला। फ्राइड, एडलर और यूंग के इन सिद्धांतों को साहित्य में स्वीकारा जाता है और साहित्य का मूल्यांकन इनके साथ किया जाता है। यद्यपि एडलर को इसमें साहित्य में उतना पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया जितना मनोविज्ञान में दिया, परंतु मनोविश्लेषणवाद की कुछ सीमाएं भी हैं, और वह सीमा यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य को स्वप्न और विक्षिप्तता से जोड़ दिया, वह इसकी सीमा निर्धारित कर देता है, क्योंकि कोई भी साहित्यकार या कलाकार स्वप्न की तरह नींद की अवस्था में साहित्य या कला की रचना नहीं करता। उसके लिए वह प्रयत्न करता है और उसकी एक खास साहित्यिक प्रतिभा होती है जिसके माध्यम से वह साहित्य की रचना करता है। इतना ही नहीं, साहित्यकार और कलाकार वैयक्तिक भावनाओं से ऊपर उठ कर के भी साहित्य और कला की निर्मित करता है। परंतु मनोविश्लेषणवाद की इन कुछ सीमाओं के रहते हुए भी मनोविश्लेषणवाद को साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में पर्याप्त स्थान और महत्व दिया जाता है। धन्यवाद।